Minister whether the Ministry has any proposal for extending similar subsidy for transportation of agri-perishables and horticulture produce to other parts of the country. उड़ान योजना के अंतर्गत हम लोग ने ये कोशिश की है कि कार्गो क्षेत्र में भी एक वृद्धि हम लोग ला पाएं और इसके तहत हम लोग ने कहा है कि भारतीय जितने भी कैरियर्स हैं इसमें कुछ न कुछ हम लोग राशि भी दिलवाते हैं लोड के आधार पर, जहां 50% फ्रेट एग्री पेरिशेबल कमोडिटीज की हो। अभी इसकी शुरुआत हुई है, इस पर हम लोग और मंथन भी कर रहे हैं कि देश व्यापक इस योजना को हम लोग कैसे बनाएं, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज और हाई वैल्यू कमोडिटीज की बहुत जरूरत होती है कि जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय जगह में भी हम लोग उन पेरिशेबल्स को पहुंचा पाएं। अभी शुरुआत कृषि योजना, उड़ान योजना की हम लोग ने की है और इसमें हम लोग आगे भी मंथन कर रहे हैं। So the main problem that air cargo sector is facing is shortage of dedicated air freighters. Half of the world's air cargo is now transported in the bellies of passenger aircraft. Honorable Minister says in his reply that DGCA has given permission to modify passenger aircraft into freighters. So but it's going to be only a temporary arrangement, not a permanent solution. I would like to know from the Honorable Minister whether he has any proposal for giving tax holiday on capital gains for cargo aircraft leasing, tax exemption on aircraft lease, concession in parking fee, etc. to airlines to push air cargo and putting in action retired wide-bodied planes by converting them into all cargo flights. अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्गो क्षेत्र भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व भर में भी कार्गो क्षेत्र की वृद्धि, जैसे माननीय सांसद जी ने कहा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये $270 बिलियन का जो व्यवसाय है आज, अगले 7 सालों में $380 बिलियन का व्यवसाय होगा और इसमें सबसे ज्यादा क्षमता, जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा, भारत से भी अपेक्षित है, क्योंकि भारत में वो क्षमता है इस सेक्टर को हम लोग डबल कर पाए। पिछले वर्ष में माननीय सांसद जी को कहना चाहूंगा कि भारत का कार्गो शेयर भारत से ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कार्गो का केवल 2% है। 98% हमारी इंटरनेशनल कंपनी लेती और पिछले 2 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मुद्दे उठाकर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, अनेक मुद्दे हमने उठाए हैं, वो मार्केट से 2 से बढ़ के आज 19% तक बढ़ चुका है। हम लोग भारतीय कैरियर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि केवल कार्गो फ्रेटर्स नहीं, लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बेली में भी उस कार्गो को हम ले जाएं। और इसलिए पिछले 3 वर्षों में 6 फ्रेटर से आज बढ़कर हम लोगों की कैपेसिटी 28 फ्रेटर्स हो चुकी है। इस क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि जो डोमेस्टिक सेक्टर में कार्गो 8 लाख मेट्रिक टन का होता था 2010-11 में, वो आज बढ़ के 14 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। मतलब 75% वृद्धि आई है। और इंटरनेशनल सेक्टर में भी इसी तरह 14 लाख मेट्रिक टन से 22 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है, तो 50% वृद्धि है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर कई मुद्दों पर हमने भारत सरकार ने काम किया है, कार्गो फैसिलिटी, कस्टम फैसिलिटी, एक्सपोर्ट फैसिलिटी। मंत्री जी आपका जवाब मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Sir, my question to the Honorable Minister is that Jharsuguda Airport in Odisha is under the UDAN scheme. Would the Honorable Minister consider upgrading Jharsuguda Airport under the UDAN scheme to also handle large container cargos in the coming days, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि भारत में अनेक एयरपोर्ट्स पे भी हम लोग कार्गो की फैसिलिटी भी दें और इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पिछले 1.5 सालों में हमने BCAS, हमारी सिक्योरिटी कंट्रोल और DGCA ने हमारे
हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी कार्गो फैसिलिटी को हमने बढ़ाने की कोशिश की है। जो प्रस्ताव सांसद जी ने दिया है, इस पर भी अगर आके मुझसे मिलेंगे, जो भी संभव हो पाएगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। Deputy Chairman, thank you for asking supplementary to the Honorable Minister. In Hosur, there is a private airport. For that, government has already a scheme to use it for Udan scheme. There's a Hosur in Tamil Nadu, that is border of Bangalore. There is the in Karnataka state, in the Bangalore airport is objecting not to have this airport to use for Udan purpose. Whether you can come forward to settle this issue and see that that airport can be used for the Udan scheme. It is already in the process, is there. When we are going to implement it? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कार्गो के साथ रिलेटेड है, तो ये प्रश्न इसके साथ संबंधित नहीं है, पर माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इसका जवाब मैं इनको जरूर भेजूंगा। सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्गो बिजनेस, एयर कार्गो बिजनेस तो बड़ा है, लेकिन क्या कार्गो बिजनेस का कोई एनालिसिस किया गया है कि टोटल पूल जो बिजनेस पूल है उसमें हमारे एयर इंडिया को कितना मिलता है और बाकी डोमेस्टिक एयरलाइंस को कितना मिलता है, और जो फॉरेन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है इंडिया से उनको कितना हिस्सा जाता है, इसलिए कि बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन क्या हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है वो कितना बिजनेस इसमें पा पाती है, उसका कोई बेड़ा है? अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न सांसद महोदय ने पूछा है, इसका विवरण मैंने पिछले उत्तर में दिया था कि जो भारतीय कैरियर्स का शेयर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो बिजनेस में केवल 2% तक सीमित था। जो भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स दिए हैं, कार्गो हब्स नए बनाए हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से कार्गो की निर्यात की शुरुआत की है, हार्मोनाइज लिस्ट में कई प्रस्ताव रखे हैं, उसके आधार पर भारतीय कैरियर्स की शेयर पिछले 2 वर्ष में 2% से बढ़कर आज 19% हो चुकी है। इसी के साथ जो केवल 6 हम लोगों के फ्रेटर्स थे भारत में, सारे भारतीय कैरियर्स को मिलाकर, चाहे वो पैसेंजर कैरियर्स हो चाहे वो कार्गो कैरियर्स हो, उनको मिला के केवल 6 फ्रेटर्स थे, आज वो संख्या बढ़ के फ्लीट हम लोगों की 28 हो चुकी है। और जो हम लोगों का कार्गो बिजनेस का शेयर था इंटरनेशनल कार्गो में, उदाहरण के तौर पर 2019-20 में 1686 करोड़ का बिजनेस होता था, वो एक साल के अंदर कोविड के माहौल में अध्यक्ष महोदय 2020-21 में 2644 करोड़ हो गया। मतलब 60% की वृद्धि एक साल में कोविड के महामारी में कार्गो बिजनेस, इंटरनेशनल कार्गो के बिजनेस में वृद्धि हुई है। और उसी तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मिलाकर करीब 5000 करोड़ का बिजनेस है, जो 21% वृद्धि हुई है पिछले वर्ष से। इसमें से स्पाइस जेट का शेयर 1400 करोड़ है, एयर इंडिया का शेयर 1127 करोड़ है, इंडिगो का शेयर 1144 करोड़ है और ब्लू डार्ट एविएशन का शेयर 760 करोड़। तो भारतीय कैरियर अपनी क्षमता के आधार पर विश्व पटल पर अब अपना परफॉर्मेंस दिखाने की शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुशील मोदी जी, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि इसकी मंशा राज्यों के अधिकार में कटौती करने की नहीं थी, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की उसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने और
सूची बनाने का जो अधिकार था वो राज्यों से लेकर केंद्र को सौंप दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दिया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करके राज्यों को अधिकार देने के लिए तैयार है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गया तो संविधान में संशोधन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने के बारे में सरकार का क्या विचार है। माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने पिछड़े वर्ग के लिए जो चिंता जताया वो सबका चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में वो किया याचिका हम लोगों ने दायर किया था, उसको भी खारिज किया गया। सरकार उसके लिए संवेदनशील है और सरकार जो विधि मंत्रालय ऐसे विशेषज्ञ है उसके साथ बात करके आगे चल के जो भी करना है सरकार करेंगे। और माननीय जो सदस्य है वरिष्ठ सदस्य को मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे ऑफिस में आए और उसके विषय में और भी जानकारी उनको हम देंगे। सुशील मोदी जी, सौती महोदय, इसी से जुड़ा मामला है कि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पीजी में नामांकन में जो भारत सरकार का 15% का ऑल इंडिया कोटा है उसमें ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो नहीं दिया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर जो 5 मेंबर कमेटी बनी थी that is recommended that 27% reservation for OBC should be provided in all India quota। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मेडिकल अंडर ग्रेजुएट ब्रीफली आप पूछे 27% रिजर्वेशन देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कोटा है वो यथावत स्थिति में है। श्री रामनाथ ठाकुर जी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि विधि विशेषज्ञों एवं विधि मंत्रालय के समय सीमा के अंदर कब तक ये कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य में दोबारा रिपीट करेंगे आंसर क्वेश्चन को दोबारा। आपने जवाब दिया है विधि विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर कब तक कार्रवाई करने का काम करेंगी। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारी सरकार संवेदनशील है और विधि जो विशेषज्ञ है उससे बात करके जो भी स्थिति है और भी चर्चा करके उसको देखेंगे। श्री जयप्रकाश प्रसाद जी, जानना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग का जो ओबीसी बैकलॉग है भर्तियों में, ये कहीं पर ऐसे सूचनाएं आती हैं कि वो एप्लीकेशन करते हैं, उनको वहाँ पर कह दिया जाता है कि योग्य नहीं है। क्या इसकी जांच करा करके इसको जो हमारी सरकार और पिछड़े वर्ग का भला करना चाहती है, कर भी रही है, तो माननीय मंत्री जी इसमें सुधार करवाएंगे। देखिए, हमारी सरकार जो ओबीसी है उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का जो अभी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन हुआ है हम सबको पता है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्रियों को उसमें रखा गया है। तो सरकार उसके ओबीसी के लिए संवेदनशील है। जो भी हमारी सरकार का ओबीसी का 20% जो रिजर्वेशन है सेंट्रल कोटा वो बरकरार है। स्टेट का कोटा का क्या है स्टेट उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्थिति है जो भी कोटा है सब बरकरार है, सब स्थिति है। और भी जानने का माननीय सदस्य का इच्छा हो तो मेरे मंत्रालय में आइए, हम और भी उसके लिए विषय को चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105